ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एनालिसिस यानी कि डेटा एनालिसिस को हम पढ़ रहे थे। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस करते हैं। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम सारे जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं, यानी हमारे पास ए बी सी डी जो भी एनालिसिस होते हैं हमारे पास, उसमें हम सबसे बेस्ट वन वाला चूज करते हैं उसको एनालाइज करके। दिस टेक्निक इज यूज टू इवेलुएट द आइडेंटिफाइंग ऑप्शन इन ऑर्डर टू सेलेक्ट विद डिफरेंट क्वालिटी ऑप्शंस और अप्रोचेज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज। हम हमारे पास जो क्वालिटी ऑप्शंस होते हैं, यानी कि क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम बेस्ट वन वाला चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस आ जाता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम उसमें डिफरेंट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसेसेस सच एज क्वालिटी रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना, क्या नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स है क्वालिटी से रिलेटेड, हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम क्वालिटी रिपोर्ट, हमारे पास जो क्वालिटी रिपोर्ट आती है कि भाई इसमें सारी डिटेल्स दी गई। टेस्ट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट आती है। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही होती है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितनी इम्प्रूव करनी चाहिए, किसको परफॉर्मेंस किस हिसाब से होना चाहिए। एंड वेरिएंस एनालिसिस, और क्या चीज़ें किस तरीके से वेरी करती हैं, ठीक है, यानी कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएंस आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस। देन उसके बाद हमारे पास प्रोसेस एनालिसिस आ जाता है। प्रोसेस एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं सारे अपॉर्चुनिटीज, वो सारी अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे प्रोसेस को क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। दिस एनालिसिस ऑल्सो एग्जामिन द प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज। जो जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो जो कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे, ठीक है, उन सबको हम क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। और जो चीज़ें हमारी वैल्यू नहीं ऐड कर रही होती है हमारी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में, उन सबको हम क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस के नाम से ही पता चल रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल रीजन क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होने की, क्या प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास जो भी इशू आ रहा है, यानी जो भी डिफेक्ट आ रहा है, जो भी बग आ रहा है, या जो भी हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, यानी जो भी इनएफिशिएंसी हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, उसका रियल इशू क्या है, उसका रूट कॉज इशू क्या है। तो रूट कॉज एनालिसिस हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि हम यूज करते हैं क्या, डिटरमाइन करने के लिए कि रीजन या कॉज क्या है वेरिएंस का, यानी जो डिफेक्ट है, जो रिस्क फैक्टर हम देख रहे हैं उसका रीजन क्या है। अब जैसे हम कोरोना वायरस के सिचुएशन को ले लें, उसमें हमारे पास रीजन क्या है इस रिस्क को बढ़ाने के, एसओपीज को फॉलो ना करना उस रिस्क को प्रिवेंट, इस रिस्क को प्रिवेल करने का सबसे मेन रीजन है। तो अगर हम एसओपीज को फॉलो करेंगे, यानी ये हमारे रूट कॉज है ऑफ कॉजिंग रिस्क, ठीक है, इसकी वजह से हमारे रिस्क ऑफ कोरोना वायरस और पेंडेमिक के रिस्क हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारा रूट कॉज हो गया। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करके इसको वर्किंग कर लें और एसओपीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, तो क्या होगा, हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा कोरोना वायरस का। तो इसी तरह जो सॉफ्टवेयर हाउस होता है, या फिर जो हमारे पास इंजीनियरिंग या जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट या बिल्डिंग की कंपनीज होती है, उसमें भी हम यही देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक्चुअल रीज़न क्या है किसी भी डिफेक्ट को हम फेस करने का। तो हम उसको एनालाइज करते हैं और उस रूट कॉज को एनालाइज करने के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वर्क करते हैं और उसको क्या करते हैं, ख़त्म करने की या रिजॉल्व करने की या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एफिनिटी डायग्राम। एफिनिटी डायग्राम जो है ना हमारे पास किस लिए यूज होता है, इसमें हम मालूम करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल कॉजेज ऑफ डिफेक्ट क्या है, यानी कि क्या क्या चीज़ें डिफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, क्या पोटेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है, इनटू ग्रुप शोइंग एरिया दैट शुड बी फोकस ऑन द, जो जो पोटेंशियल हमारे पास डिफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, हम उन एरियाज पे क्या करते हैं, वर्किंग ज़्यादा करते हैं। ओके, ये डायग्राम में आपको मैंने बताया हुआ है, शो किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल है, जिसमें हमारे पास
ये फील्ड रॉ बने हुए हैं, इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट जो है ना पुट कर सकते हैं, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट की चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट आ गया, फिर उसके बाद मैनेजिंग रिस्क आ गया। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, अफिनिटी डायग्राम इस तरह से बन रही होती है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह से बना रहा होता है। हमारे पास जो है ना पोटेंशियल कॉज ऑफ डिफेक्ट जो है ना आइडेंटिफाई किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो है रूट कॉज डायग्राम। रूट कॉज डायग्राम में हमारे पास होता है, इसको हम फिश पॉन्ड डायग्राम भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हम जो हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई इनटू द डिस्टिंक्ट ब्रांच, ठीक है। डिस्टिंक्ट ब्रांचेस में जो है ना हम प्रॉब्लम या कॉजेज को क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द मेन और रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं मेन प्रॉब्लम या मेन रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि रियल में किस चीज़ की वजह से जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका रूट कॉज हम इंडिविजुअली उसको पढ़ के मालूम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मशीन है, मेथड है, मटेरियल है, मैन पावर है, मेजर्स है, इन्वायरमेंट है, हम देख रहे होते हैं कि इंडिविजुअली क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिविजुअली इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और ऑल ओवर इसका क्या इम्पैक्ट है। तो हम इंडिविजुअली यानी डिस्टिंक्ट ब्रांच को, हर ब्रांच को सेपरेटली देख के उसके रूट कॉज और इसका कॉज एंड इफेक्ट मालूम कर रहे होते हैं। अगर ये कॉस्ट है तो इसका अफेक्ट ये है, ये अफेक्ट है तो इसका कॉस्ट ये है। और फिर हम देख रहे होते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हमारा मेथड अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कॉज है प्रॉब्लम को क्रिएट करने का, तो हम क्या कर रहे होते हैं, फिर इस पर वर्किंग करते हैं। तो इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली जल्दी से आइडेंटिफाई करके उसको वहाँ ठीक करके, जब हम यहाँ ठीक करेंगे तो ऑल ओवर रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्टिंक्ट ब्रांच में हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम हम क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। एंड उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आफ्टर इट वी हैव द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो चार्ट इज द सीरीज ऑफ स्टेप दैट लीड टू डिफेक्ट, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जो कि क्या करते हैं, लीड करते हैं डिफेक्ट को, यानी हम स्टेप्स में फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम क्या डिफेक्ट्स फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। फ्लो चार्ट इस तरह से बनता है, जिस तरह से जो है ना, क्या नाम है, आपको बताया हुआ इस डायग्राम में। सबसे पहले हमने जो है ना बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करने करने के लिए इन्होंने सबसे पहले उसको पुट किया है कि बिजनेस नीड को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बताएंगे, फिर टीम सिलेक्शन, किस टीम को हमने सेलेक्ट करना है, स्टार्टअप किस तरह से लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्क्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डिलीवर बेनिफिट गेन, ठीक है, किस तरह से हमें गेन उसमें से डिलीवर करना है, एंड क्लोज डाउन एंड रिव्यू, ठीक है, और उसको किस तरह से क्लोज करना है, उसको रिव्यू कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग का एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलिंग एलिमेंट आ जाता है। और अगर कोई चेंज हमारे पास आता है तो चेंज यहाँ से अप्रूव करके यहाँ डेफिनेशन, यहाँ से यानी चेंज यहाँ आता है, यानी यहाँ से हमें हमें आइडेंटिफाई होता है कि चेंज आना चाहिए, और फिर हम अपडेट कर देते हैं यहाँ उसकी डेफिनेशन में भी, यानी कि उस प्रोजेक्ट के आउटलाइंस में या उसके जो भी हमारे पास स्कोप बेस स्टेटमेंट है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप्स हैं, ठीक है, सीरीज है, जिसमें हमें क्या करते हैं, हमें अगर कोई डिफेक्ट मालूम करना है, कोई रिस्क फैक्टर मालूम करना है, कोई बग्स वगैरह मालूम करने हैं, तो दिस इज द सीरीज एंड स्टेप which we follow to identify the defect and mistakes of our project or to ensure the quality, कि हमारी क्वालिटी अप टू दी बेंचमार्क है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम्स आ जाते हैं। हिस्टोग्राम्स बेसिकली इस तरह से बनते हैं जिस तरह से इधर दिखाया हुआ है। हमारे पास हिस्टोग्राम, हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं न्यूमेरिकल डेटा के। न्यूमेरिकल डेटा जो हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं उसको हम न्यूमेरिकल, अगर हमारे पास फॉर्म में होते हैं तो हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, कैन शो द नंबर ऑफ डिफेक्ट पर डिलीवरेबल, यानी कि एक डिलीवरेबल पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आने हैं। रैंकिंग ऑफ द कॉज ऑफ डिफेक्ट, क्या रैंकिंग है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम ईच प्रोसेस इज नॉन कंप्लेन, कितने टाइम हमारे पास कंप्लेन नहीं आ रहा और कितने टाइम आ रहा है। अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट
डिफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर हमारे पास डिफेक्ट आ गया, वाई एक्सिस पर हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लेन आ गए। हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई हमारे इतने डिफेक्ट, अगर हम इस पे हमारे पास कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, P1 पे क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, 30 कंप्लेंट्स आ रहे हैं P1 पे, P2 पे हमारे पास यानी प्रोजेक्ट 1 पे हमारे पास 30 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट इस पे 40 आ रहे हैं, फिर इस पे 90 आ रहे हैं, फिर इसके बाद 4 पे हमारे पास 80 आ रहे हैं, 80 70 आ रहे हैं, देन इसके बाद कम आ रहे हैं, और फिर देखिए इस पर कम और भी ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हम जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक एक प्रोडक्ट पे हमें क्या क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वालिटी को अश्योर करने के लिए या डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स डायग्राम आ जाता है। मैट्रिक्स डायग्राम बेसिकली शो दी स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द फैक्टर कॉज एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे कॉजेज हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसको देखा जाता है मैट्रिक्स डायग्राम that exists between the row and column that form the matrix। हमारे पास रो एंड कॉलम में हमारे पास मैट्रिक्स बनी हुई होती है जिसमें हम देख रहे होते हैं फैक्टर कॉजेज एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हमने इस कॉलम में अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अर्जेंट में हमने सबसे पहले वो वाली चीज़ें डाल दी जो हमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोटिस में करनी है, यानी कोई क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, ये कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम है, डेडलाइंस है, उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। देन उसके बाद नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, उसमें हमारे पास ये आ सकते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग रुकी हुई है, फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आ गया, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज आ गई, पर्सनल ग्रोथ आ गई, रिक्रिएशन आ गई। अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट में हमारे पास इंटरप्रिटेशन आ गया, ईमेल्स एंड कॉल्स एंड मीटिंग्स आ गई, पॉपुलर एक्टिविटीज आ गए, प्रॉक्सिमेट आ गए, प्रेसिंग मेथड्स आ गए। एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट में वो चीज़ें आ गई जो कि हम ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पॉर्टेंट है, बिजी वर्क्स आ गए, टीम टाइम वेस्टर्स आ गए, सब कॉल्स एंड ईमेल्स आ गए, प्लेजेंट इवेंट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक डायग्राम कर लेते हैं, जो हमारे पास सबसे अर्जेंट चीज़ें होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास हम उसके बाद जो है अर्जेंट भी होती हैं, अर्जेंट तो होती हैं पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर इनको करते हैं। इस तरह से हम फॉलो कर रहे होते हैं, हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि भाई कौन सी चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे प्रोजेक्ट में। फिर इसके बाद हमारे पास स्कैटर डायग्राम आ गया। स्कैटर डायग्राम भी हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें हम रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं दो वेरिएबल्स का, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे होता है, जिसमें हमारे पास हम देख रहे होते हैं कि स्कैटर डायग्राम कैन डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस, एनवायरनमेंट और एक्टिविटी ऑन एक्स एक्सिस एंड क्वालिटी डिफेक्ट ऑन द अदर एक्सिस। एक पे हम क्वालिटी डिफेक्ट्स को देख लिया, एक पे हम कंप्लेंट्स को देख लिया, एरर्स को देख लिया, या फिर टाइमलाइंस को देख लिया, या हम किसी भी दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को जो है ना स्कैटर डायग्राम में इवेल्युएट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसको भी यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के की मर्जी है कि वो किन वेरिएबल्स के किस तरह से जो है ना रिलेशनशिप देखना चाहता है, और किस तरीके से जो है ना क्या नाम है कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, कौन सी चीज़ों के जो है ना रिलेशनशिप निकाल के वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहा है। ये उसके टाइप ऑफ प्रोडक्ट और उसके सर्विसेज पे डिपेंड करता है, और वो कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर वो क्वालिटी में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्वालिटी के किस डोमेन में फेस कर रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, डिज़ाइनिंग में आ रहा है, फीचर्स में आ रहा है, या फिर उसके इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, मतलब वट एवर द प्रॉब्लम इज इट, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है कि विच टूल और विच मेथड विल बी सूट फॉर हिम, ठीक है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो जो एनालिसिस वाला सीन होता है जहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव को एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं कि विच वन आर सूट विल सूट फॉर आर प्रोजेक्ट, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी अप्रोचेस लेनी चाहिए। देन हमारे पास क्या जाता है उसके बाद, द सेकेंड इज कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स में बेसिकली हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, डिटरमाइन वेदर और नॉट अ प्रोसेस इज स्टेबल और हैज़ प्रोटेक्टेबल परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारे पास परफॉर्मेंस है या जो हमारे पास प्रोसेसेस है वो कंट्रोल में है, ठीक है, स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है या नहीं है। कंट्रोल चार्ट में ऑल्सो यूज टू मॉनिटर कॉस्ट, हम कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। शेड्यूल वेरिएंस, क्या डिफरेंस आ रहा है, डेडलाइंस अगर हम
हमारी डेडलाइन गुजर गई है तो हमने 1 घंटा लेट किया है, 2 घंटे लेट किया है, 1 दिन लेट किया है, 2 घंटे लेट किए हैं, 1 हफ्ता लेट किया है, महीने लेट किया है, साल लेट कर दिया, यानी क्या हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, वेरियंस क्या आ रही है शेड्यूल की। वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कोप चेंज, कितनी दफ़ा स्कोप चेंज हुआ है, जो हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आता है, फिर वो अप्रूव्ड होता है, फिर अपडेट होता है, तो वो कितनी दफ़ा हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। यानी हम चीज़ों को अगर पुअरली प्लान कर रहे हैं तो हमें बार बार चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। पर अगर हमने बेसिक जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर प्लान कर लिया, उस पर वर्किंग अच्छी कर ली है, तो फिर चेंज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब हमारी पुअर प्लानिंग होती है तो हमें क्या करना होता है, अपने स्कोप को बार बार चेंज करना होता है, जिसकी वजह से हमारा ऑल ओवर प्रोजेक्ट की जो इफेक्टिव और इफेक्टिव एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है। तो वी हैव टू प्लान द थिंग्स इन अ वे जो कि जिसमें हमें श्योरिटी हो कि ये चेंज नहीं होगा, बस कुछ परसेंटेज का हम मार्जिन रखें कि इस इतना 10% या 15% का जो है हम चेंज बर्दाश्त कर सकते हैं। रोज़ रोज़ नए प्लान्स या रोज़ रोज़ एक ऐसा चेंज हम नहीं ला सकते जो कि हमारी पूरा फ्रेमवर्क को चेंज कर दे। उससे भी जो है ना हमारी हमारी जो प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी है और जो उसकी एफिशिएंसी और जो इफेक्टिवनेस है, जो उसके डिलीवरेबल है, वो उस पर अफेक्ट होता है। ठीक है। एंड अदर मैनेजमेंट रिजल्ट्स टू हेल्प डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर इन कंट्रोल। और जो दूसरे हमारे पास मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको भी लुक आफ्टर करते हैं कि वो विद इन अ कंट्रोल है या नहीं है। फिर हम उसके बाद परफॉर्मेंस को क्या कर रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए अ, हम देख रहे होते हैं कि हमें परफॉर्मेंस कैसे रही, कंपेयर कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं क्वालिटी मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है कि हम क्वालिटी मैट्रिक्स के थ्रू भी अपनी क्वालिटी को क्या कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो क्वालिटी मैट्रिक्स को हम देख रहे होते हैं के थ्रू हम अपने क्या नाम है परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे होते हैं, क्वालिटी को देख रहे होते हैं बाय द प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, जो हमने प्लान बनाया है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का और जो हमारी एक्चुअल रिजल्ट है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उससे अंदाज़ा हमारा होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, नहीं अच्छी रही। जैसे हम देख रहे होते हैं, हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे स्कूल में एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है। फिर इस बेंचमार्क को जो लोग क्लोजली अचीव करते हैं तो हम कहते हैं दे आर एक्सीलेंट स्टूडेंट, दे परफॉर्म गुड, उनको अच्छी जीपीज मिलती है, अच्छी ग्रेड्स। जो उससे कम करते हैं उनको कम मिलता है, जो उससे कम, फिर उससे जो बहुत पुअर तो उनको फिर। तो इसी तरह जो हमारे पास टीम मेंबर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उसमें हर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है उसकी स्कोरिंग होती है, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वेदर द इंडिविजुअल इज डूइंग वेल और नॉट। उसको स्कोर किया जाता है कि ये बेंचमार्क सेट किया, इसने कितना परसेंट इसे अचीव किया, इसको 90% किया, 95% किया, 80% किया। जितना क्लोजली अचीव किया होता है तो हम उसको गुड परफॉर्मेंस की रैंकिंग दे रहे होते हैं, और जितना वो उस ग्रेड से, उस बेंचमार्क से दूर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोर परफॉर्मेंस पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ऑडिट आ जाता है। ऑडिट में हमारे पास आ जाता है, audit is a structured and independent process used to determine if the project activity comply with organizational or project policies और processes और procedures। ठीक है, यानी कि इसमें हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोजेक्ट की पॉलिसीज या प्रोसीजर उसको मीट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, दोनों पर क्या गैप आ रहा है। A quality audit is usually conducted by the team external to the project, such as organizational internal audit department in PMO, or by the audit external to, यानी ऑडिट इंटरनली भी किया जा सकता है, एक्सटर्नली भी किया जा सकता है। हम सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को भी हायर करके अपनी ऑडिट करवा सकते हैं, क्योंकि हमें होता है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से किया जाए तो वो अच्छा ही क्या नाम है स्कोरिंग करेंगे, अनफेयर होंगे, बाइस्ड होंगे। तो हम क्या करते हैं, बाहर से भी हायरिंग कर लेते हैं कि ताकि स्ट्रिक्टली ऑडिट किया जाए, स्ट्रिक्टली इंस्पेक्शन किया जाए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो ये अप्रोचेस डिपेंड करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से अप्रोच का अडॉप्ट करती है। फिर क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैथड। फिर इसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैथड में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हम जो है ना बहुत तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ इन्होंने यहाँ डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज प्लान टू चेक एक्ट। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लान टू चेक, यानी कि जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ है, नहीं हुआ, उसको चेकलिस्ट के उसको चेक करना है और उस पर एक्ट हुआ है, यानी कि भाई जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट भी किया, नहीं किया, उसको फिर चेक करने के बाद
चेक करना है कि वेदर इट्स इम्प्लीमेंटेड और नॉट, और उस बेंच मार्क के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ जो क्वालिटी हमने बनाई थी। तो और इसके बाद सिक्स सिग्मा भी यूज़ होता है। ये कॉमनली क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल है जो कि यूज़ किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिले और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल भी होता है जिसमें हम कंटिन्यूस जो है ना क्या नाम है मैनेजमेंट टूल है जिसमें हम कंटिन्यूस क्या कर रहे होते हैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन उसको भी अडॉप्ट करते हैं। आफ्टर इट वी हैव द क्वालिटी रिपोर्ट। क्वालिटी रिपोर्ट में बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिटी रिपोर्ट हमारे पास ग्राफिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। एंड डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, हम किस पे जो है ना क्या नाम है काम कर रहे हैं, ठीक है। उस तो हमारे पास हम जो क्वालिटी रिपोर्ट करते हैं उसको हम ग्राफिक में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्वालिटेटिव एक तो आपको पता होगा ना क्वालिटेटिव रिपोर्ट कैसे होता है। And the information present in the qualitative report may include all the quality management issues explored by the team, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्वालिटेटिव रिपोर्ट होता है उसमें हमारे पास वो सारे इश्यूज हम डाल देते हैं जो मैनेजमेंट अराइज करती हैं, जो जिन जिन इश्यूज को मैनेजमेंट डिस्कस करती हैं उनकी टीम्स, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और जो रिकमेंडेशंस मिल रही होती हैं टीम्स की तरफ से, ठीक है, प्रोसेसेस में, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। एंड देन करेक्टिव एक्शन पे जो करेक्टिव एक्शंस दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है जिसमें इंक्लूडिंग आ जाता है, रिवर्क आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में हमारे पास रिवर्क आता है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर टीम क्या कर ले उसको आइडेंटिफाई कर ले। डिफेक्ट बग एंड रिपेयर ये भी उसी कंडीशन में आता है। 100% इंस्पेक्शन और मोर। 100% इंस्पेक्शन जैसे मैंने आपसे बोला है कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है या फिर क्लाइंट्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज को हायर कर लेती है ताकि वो स्ट्रिक्टली क्या करें, टेस्टिंग को जो है ना अच्छे से जो है ना बिल्कुल फेयर और अनबाइस तरीके से करें रिपोर्टिंग, ठीक है। क्योंकि इंटरनली जो है ना अच्छा दिखाने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको नेक्स्ट वर्क मिलता है या आपकी जो पे स्केल होती है वो उस पर होती है, तो अनफेयर और बाइस रिपोर्टिंग भी होती है। तो इस तरह वो एक्सटर्नल पार्टीज जो है ना हायर करती हैं 100% इंस्पेक्शन के लिए। एंड द समरी ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम द कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस, और जो भी हमारे पास कंट्रोल क्वालिटी प्रोसेस होता है उससे जो भी हमें फाइंडिंग मिली होती है उसको हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर चेंज रिक्वेस्ट में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास क्वालिटी रिपोर्ट्स में जो इश्यूज अराइज हो रही हैं, जो हमारे पास डिफेक्ट्स आ रहे हैं उन पे अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, उनसे हमें इश्यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आता है कि हमें कहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत है। चेंज रिक्वेस्ट अकर ड्यूरिंग द मैनेज क्वालिटी प्रोसेस दैट इम्पैक्ट एनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मैंने आपको अभी बताया था कि जब मैनेज क्वालिटी प्रोसेस में अगर हमारे पास कोई चीज़ें अराइज हो जाती है कि यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो फिर हमें क्या करना होता है, चेंज रिक्वेस्ट आती है। उसके बाद हम उसे अप्रूव करते हैं और उसके बाद उसे हम अपडेट करते हैं। तो हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये मैनेजिंग क्वालिटी प्रोसेस से आ रही थी और ये ऑल ओवर कहाँ इम्पैक्ट कर रही होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पे इम्पैक्ट कर रही थी, किसी भी कंपोनेंट पे किसी तरह से भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पे भी इम्पैक्ट कर रही होती है, तभी हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, यानी कि वो जो चेंज आ रहा होता है उसको हमें वहाँ पर भी मेंशन करना होता है कि हमने यहाँ पर इस तरह से चेंज आया। नाउ इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर प्रोजेक्ट, ये जो चेंज है, ठीक है। और प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का जो हमारे पास मैनेजमेंट प्रोसेस है वहाँ पर भी चेंज आता है, ठीक है। फेजेस हमारे बढ़ जाते हैं, हमारे वर्किंग बढ़ जाती है। The project manager should submit a change request and follow the perform integrate controls change control system, ठीक है। वो सबमिट कराएं और फिर वो क्या फॉलो करें, इंटीग्रेट चेंज कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करें, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास इशू
लॉग आ गए जो हमारे पास न्यू इश्यूज अराइज हो रहे हैं इंस्पेक्शन और ऑडिट के बाद। उसके बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस आर रिकॉर्डेड इन द इशू लॉग। तो हमारे पास जो हमारे पास न्यू इश्यूज आते हैं हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास इशू लॉग में। फिर अप्रूव करते हैं हम चेंज रिक्वेस्ट को। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट आ गए, अब कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहे हैं उनको हमने लॉग में रिकॉर्ड कर दिया। अब उस चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है। अप्रूव द चेंज रिक्वेस्ट में इंक्लूड द मॉडिफिकेशन सच एज डिफेक्ट रिपेयर, यानी कि हमने बोल दिया कि ये डिफेक्ट आ रहा है, ये बग आ रहा है, तो भाई आप इसको रिपेयर करें। इसके 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 रिपेयरिंग के बगैर हम नहीं डिलीवर कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस। ये हर हाल में कम करना है क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी क्लाइंट की नीड या एक्सपेक्टेशन है। ये इसके बगैर हमारा क्लाइंट जो है ना, हम लॉस कर लेंगे, बिजनेस के सेटिस्फाई नहीं होगा। रिवाइज द वर्क मेथड, या हम अपने वर्क मेथड को रिवाइज करते हैं, ये रिवाइज द शेड्यूल, या अपने शेड्यूल को हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट में हम ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और इसको हम चेंज कर रहे होते हैं। फिर डिलीवरेबल हमारे पास लास्ट होता है। ठीक है, इसमें हम फाइनली क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेंज को अप्रूव भी कर लिया, इशू हमने आइडेंटिफाई कर लिए, चेंज रिक्वेस्ट आ गया, इशू आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अप्रूव भी कर लिया, उसको वर्किंग भी कर ली। उसके बाद अब हमारे पास क्लोजिंग फेज आ गया, यानी कि अब हमने उसको डिलीवर करना है। डिलीवरेबल में हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिक एंड वेरीफाइबल प्रोडक्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, और सर्विस आ गई, जो कि हमें क्या करना है, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस टू कंप्लीट द प्रोसेस फेज ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि हमने एक प्रोसेस फेज ऑन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रिसीव यानी अचीव किया है। तो हमारे पास क्या आ गया, एक वेरीफाइड प्रोडक्ट आ गया, सर्विसेज आ गए, रिजल्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वालिटी के प्रॉब्लम नहीं है, अब हमें हैंड ओवर करना है किसको, अपने क्लाइंट को। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हमारा सिलेबस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हों। और अगर किसी को कोई भी क्वेरीज हो वो मुझसे जो है ना ग्रुप पे या मैं कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन मैं जो है ना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे और ग्रुप पे शेयर कर लूँगी, तो आप इसको जो है ना सुन लीजिएगा। और प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है हमारे पास 10 दिसंबर है, और पेपर की डेट्स तो आपको पता चली गई होंगी। और होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। खुदा हाफिज़, टाटा, टेक केयर।